जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. So today our 14th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about methodologies of teaching. हम teaching जो methodology है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर मेथड को देखा है, फिर डिस्कशन मेथड को, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को किया है, उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। ठीक है, ये सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग, कि हम स्टूडेंट को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा कर हम कैसे स्टूडेंट को लर्न करवा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को टीच करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कोई एक्सरसाइज जो है ना वो करवा दी, उससे बच्चे को आपने टीचिंग करवा दी, बच्चे को कोई फिजिकल वर्क आपने करवा दिया, कोई प्रोजेक्ट आपने करवा दिया, इससे बच्चे को लर्निंग हो जाती है। बच्चे से कोई एक्सपेरिमेंट आपने करवा लिया, उससे जो बच्चे को लर्निंग होती है। ये जो टीचिंग प्रोसेस है, ये जो टीचिंग टीचिंग मेथड है, इस टीचिंग मेथड को हम एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और मजीद इसके बारे में बात करते हैं। लर्निंग थ्रू एंड फ्रॉम एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटीज की मदद से, सरगर्मी की वजह से, कोई एक्सरसाइज, कोई प्रैक्टिस की मदद से जब आप लर्निंग करते हैं तो उसको एक्टिविटी लर्निंग जो है ना वो कहा जाता है, या फिर एक्टिविटी मेथड्स ऑफ टीचिंग हम इसको कहते हैं। Activity based learning means that the teacher incorporate activity of some type in teaching to make student learn. इसमें क्या होता है कि टीचर जो है स्टूडेंट से इनकारपोरेट करवाता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करवाता है, स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी देता है, और स्टूडेंट जब उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उनसे उनको क्या होती है, लर्निंग होती है। और इसको क्या कहते हैं, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसको हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अपने जो स्कूल्स है जहाँ पे क्लास में हम मौजूद हैं, हम वहाँ पे कोई एक्टिविटी करवा लेते हैं, कोई ग्रुप एक्टिविटी करवा लेते हैं, कोई डिबेट वगैरह करवा लेते हैं, या फिर समटाइम हम बच्चों से जो है ना वो कहते हैं कि बेटा आप जो है ना यहाँ पे स्कूल के अंदर एक छोटा सा ये जो गार्डन है, ठीक है, आप इसको जो है ना वो ठीक करें, इसमें प्लांटिंग करें, आप पानी वगैरह दें। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होते हैं कुछ जो है ना वो मिट्टी डाल रहे होते हैं, कुछ गड्ढा खोद रहे होते हैं, कुछ प्लांट लगा रहे होते हैं, कुछ पानी दे रहे होते हैं। ये सारी की सारी कंप्लीट एक एक्टिविटी होती है, जिसमें बच्चे जो है ना वो फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं, मेंटली भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसमें इसमें बच्चों के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कॉपरेशन की स्किल स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो इन्हांस होती है। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर पेशेंस बढ़ता है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना इससे इम्प्रूव होती है। ये सारे चीज़ें जो है ना वो स्टूडेंट के अंदर इन्हांस होती हैं। ठीक है, इस मेथड को हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है ना वो कहते हैं, क्योंकि इस पूरे जो ग्रुप एक्टिविटी है जिस इससे जो स्टूडेंट को लर्निंग हुई है, ये सारी की सारी लर्निंग जो है ना हम एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मीनिंग ऑफ एक्टिविटी, जो है ना वो क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव, यानी कि इसका मतलब है कि हमने जो स्टूडेंट है उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, ताकि उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली हो, वो प्रॉपर जो है ना वो एक अपने जो है ना वो किसी भी टास्क में, किसी भी काम में जो है ना 100% पार्टिसिपेशन कर सके। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये जो है ये मेथड ऑफ टीचिंग, ये लर्निंग बाय डूइंग पे डिपेंड करता है, ये बेस करता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें वो खुद कर रहे होते हैं, इसलिए ये लर्नर सेंटर जो है ना वो या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्टिंग, परफॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्लेइंग गेम्स, थिंकिंग, राइटिंग, रीडिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, ऑपरेटिंग समथिंग, इट इज कॉल्ड, यानी कि ये सारी इसकी क्या है एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई जो एक्ट कर रहा है, कोई चीज परफॉर्म कर रहा है, कोई डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जैसे कोई एक्टिविटी करके दिखा रहा है, कोई गेम जो है ना वो कर रहा है, कोई थिंक कर रहा है, राइटिंग रीडिंग कर रहा है, कोई भी इस तरह का काम वो कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इट इज अ मेथड इन विच चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन पार्टिसिपेटिंग मेंटली एंड फिजिकली, यानी इसमें बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से जो है ना वो एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटी मेथड के अंदर। मैंने आपको ये जो प्लांट लगाना या गार्डनिंग गार्डनिंग जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें बच्चा जो है ना वो फिजिकली चीजों को जो है ना वो भी मैनिपुलेट करता है अपने फाइव सेंसेस को यूज करके, सेंसरी एक्सपीरियंस को यूज करके जो है ना वो प्लांट लगाता है। ठीक है, और फिर जो है ना वो अपनी थिंकिंग को यूज करके भी उसको देखता है कि मैंने कैसे इसको लगाना है, कैसे हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है। पहले गड़ा खोदता है, फिर उसके बाद वो प्लांट जो है ना वो प्लांट करता है, उसके बाद फिर साइडों पे मिट्टी वगैरह डालता है, फिर पानी देता है। ठीक है, फिर उसके डेली बेस पे केयर करता है। ये सारी चीजें जो है ना वो उसके मेंटली एक्टिविटी भी बच्चे की इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इज द फोकस ऑफ दिस मेथड। इस जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसमें मेन जो फोकस है वो लर्निंग बाय डूइंग है कि स्टूडेंट कोई भी काम जब वो करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उससे जो भी स्टूडेंट को लर्निंग होती है वो एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग में आती है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी के अंदर क्या की क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकली और मेंटल एक्शन, यानी इसमें बच्चा फिजिकली भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, और मेंटली भी बच्चा उसमें काम कर रहा होता है। ठीक है, हैंड ऑन एक्टिविटीज जो है ना इसका क्या मतलब होता है, मींस एनी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी दैट emphasize स्टूडेंट वर्किंग विद ऑब्जेक्ट रेलेवेंट टू द कंटेंट बीइंग स्टडीड, यानी कि इसमें बच्चा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मीन्स यानी इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दैट एम्फसाइज स्टूडेंट वर्किंग, जो कि स्टूडेंट की वर्किंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करती है, विद रेलिवेंट टू द कंटेंट, यानी कि जो स्टूडेंट को जो एक्टिविटी वो कर रहा है, हमें स्टूडेंट को उसी के रिगार्डिंग, उसी से मिलता जुलता जो कंटेंट है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट से हम एक्सपेरिमेंट कोई और ले रहे हैं और हमने पहले उसको इंफॉर्मेशन कोई और दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो एक्टिविटी, जो प्रैक्टिस, जो एक्सरसाइज बच्चे से हम करवा रहे हैं, बच्चों को सबसे पहले उसी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, और फिर उसके बाद जो है ना उसके उसके बारे में से एक्टिविटी करवाई जाए। ठीक है, ये हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड मैथड। नेक्स्ट जी, हमें ये जो मेथड है एक्टिविटी बेस्ड मेथड, इसमें कुछ यानी कि स्मॉल टाइप्स ऑफ मेथड भी आ जाते हैं, सब टॉपिक्स हम इसको कहते हैं, सब मेथड ऑफ एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इसमें ग्रुप वर्क आ जाता है, पेयर वर्क आ जाता है। ठीक है, हम दो दो लोगों का पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स का, वो कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कोई चार्ट बना कर ले आते हैं, ये भी एक्टिविटी होती है। ग्रुप में सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको गार्डनिंग का बताया है, सारे लोग मिलकर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो मेथड है वो एजुकेशनल गेम्स है। हम सम टाइम करिकुलम के अलावा जो है को करिकुलम एक्टिविटीज भी करवाते हैं स्कूल्स के अंदर, जो है ना वो डिफरेंट गेम्स वगैरह जो है वो बच्चों से करवाई जाती हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ टीचिंग भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव मेथड जो है, ये दोनों एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड है उनकी ये सब टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टर्म है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। कोलैबोरेटिंग और कोऑपरेटिव जो मेथड होता है, इसमें हर जो इंडिविजुअल होता है उसका उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो इक्वल होती है, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, किसी भी टास्क के अंदर, किसी भी काम के अंदर। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में, कोलैबोरेटिव टीचिंग में
ऐसा होता है कि एक बंदा जो है ना वो मेन काम कर रहा होता है और बाकी स्टूडेंट, बाकी लोग जो होते हैं उसको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन और उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, और मेन बंदा जो काम करने वाला है वो एक ही होता है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि शेक्सपियर ने जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखी थी, तो उन्होंने जो है ना वो आप टेक्स्ट में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि उन्होंने अपनी सिस्टर डरोथी, सॉरी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखी थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो सिस्टर डरोथी है उसकी हेल्प की मदद से लिखी थी। तो ये कोलैबोरेशन का वर्ड आपको वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, कोलैबोरेशन में बेसिकली बंदा एक ही होता है मेन काम करने वाला, और बाकी लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसको उसके असिस्टेंस कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेटिव में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव जो मेथड होता है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में जब आते हैं तो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि स्टूडेंट का जो माइंड है उसके अंदर आपने एक स्टॉर्म लेकर आना है, एक तूफान बर्पा करना है। यानी स्टूडेंट से एक आते ही क्लास में आपने कोई क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लिया स्टूडेंट से। स्टूडेंट वो उसके बारे में पहले नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे को एजुकेशन या करप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप आते ही उसको उसके बारे में थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इस ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है बेसिकली इसका पर्पज जो है ना स्टूडेंट वो जो है ना वो डिग्रेड या डीमोटिवेट करना नहीं होता, और इसका ज्यादा से ज्यादा पर्पज ये होता है कि हम स्टूडेंट से किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कंटेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन, ज्यादा से ज्यादा जो रिस्पॉन्ड है वो कलेक्ट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट पूरा जो है ना उस टॉपिक को लेकर डिफरेंट एंगल से जो है ना उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है। प्रोजेक्ट मेथड में ये सोशल इंटरेक्शन में होता है, फील्ड में होता है, आप नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर जो है ना आपको काम करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें सुपरवाइजर ने, टीचर ने जस्ट आपको गाइड प्रोवाइड करनी होती है, बाकी सारा काम आपने खुद करना होता है। ये जो थीसिस होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, ये सारा हमारा प्रोजेक्ट मेथड में आता है। ठीक है, तो आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जाता है कि ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है या फिर प्रोजेक्ट मेथड, ये कौन से मेथड ऑफ टीचिंग की सब टाइप है। तो ये एक्टिविटी जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसकी टाइप्स है। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में रखें। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास है 75% रिटेंशन रेट इन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, अगर हम जो पैरामिड्स ऑफ लर्निंग है उसकी बात करें, ठीक है, एडगर डेल साहब हमारे पास है जिन्होंने 1966 में एक कोन ऑफ लर्निंग जो है प्रेजेंट की थी। उसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि यानी कि जो स्टूडेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको जो नॉलेज की लर्निंग है उसको यानी कि सबसे ज्यादा जो उसको नॉलेज हासिल होता है वो टीचिंग के थ्रू होता है। 90% किसी भी इंडिविजुअल को जो नॉलेज हासिल होता है वो उसको टीचिंग की वजह से होता है, और बाकी जो 75% होता है वो कोई भी एक्टिविटी जब स्टूडेंट परफॉर्म करता है, कोई प्रैक्टिस करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो उससे जो नॉलेज उसको हासिल होता है वो 75% होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग जो है ना वो हम पढ़ेंगे, एडगर डेल ने जो दी है और उसको भी हम देखेंगे। तो 90% रिटेंशन रेट लर्निंग बाय टीचिंग होता है। जब दूसरे को आप टीच कर रहे होते हैं तो उससे 95% आपको लर्निंग हो रही होती है। ठीक है, सेंसेस के अकॉर्डिंग, सेंसेस एंड लर्निंग के हवाले से अगर बात करें तो 75% आपको सीइंग एंड वाचिंग से होता है, लर्निंग होती है। यानी जब आप किसी चीज को देख लेते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्टोरियल फॉर्म उसकी बन जाती है, एक मैप उसका बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है उसकी। तो उससे जो लर्निंग होती है वो 75% होती है। हियरिंग से आपको जो है ना वो हियरिंग एंड लिसनिंग सेम होता है। ठीक है, तो इससे आपको जो है ना वो 13% होती है, और 6% आपको टच से लर्निंग होती है, और उसके बाद 3% स्मेल से, और उसके बाद जनाब हमें ये जो 3% स्मेल और टेस्ट से भी जो है ना वो 3% हमें हासिल होती है। ठीक है,
ये हमारे पास कुछ सेंसेस हैं थे जिनको यूज करके हम लर्निंग करते हैं, तो उसके हवाले से हम डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद हम एडवांटेज ऑफ दिस जो एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज के हवाले से अगर बात करें तो इसमें ये कि सबसे पहले बिल्ड द स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी स्टूडेंट जब एक एक्टिविटी खुद परफॉर्म करता है, मैनिपुलेट करता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, उसके पोटेंशियल एबिलिटी बढ़ती है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, सिंथेसाइज इवेल्युएट करता है, सारी चीज़ों को खुद करता है, तो इससे स्टूडेंट में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के दरमियान जो है ना वो टीचर और स्टूडेंट जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशन कायम हो जाता है, एक पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशन जो है ना वो कायम हो जाता है। वो पेशेंस से एक दूसरे की बात सुनते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, और एक दूसरे की डिग्निटी का ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के दरमियान जो है ना वो एक हेल्दी रिलेशन जो है ना बिल्ड होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे है लर्निंग बाय डूइंग होती है। ठीक है, ये सारा का सारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये एक्टिविटी बेस है, लर्निंग बेस है। इसकी वजह से जितनी भी लर्निंग होती है वो स्टूडेंट जो काम करता है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उससे उसको जो लर्निंग होती है ये लर्निंग बाय डूइंग होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसमें हम स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका सोल्यूशन निकालता है, इवेलुएट करता है, सिंथेसाइज करता है, ये सारे स्टेप करके जो है ना वो एक रिजल्ट जब निकालता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डिसएडवांटेज के हवाले से अगर हम बात करें, रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, आपने कोई एक्टिविटी करवानी है स्टूडेंट से, तो कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करवाना है, तो इसके लिए आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले हर चीज़ आपको प्लान करनी पड़ती है, फिर उसके रिगार्डिंग ये आपको जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वेट्स की ज़रूरत होती है, आप वो प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ये है कि इट इन्वॉल्व्स अ लेंथी प्रोसीजर। ठीक है, ये एक लेंथी प्रोसीजर होता है। इसमें आपने जो है ना वो एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए सम टाइम आपको साल हाँ साल लग जाते हैं, इसलिए ये एक लेंथी प्रोसीजर होता है। ठीक है, वेरीड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, हर जो स्टूडेंट होता है उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसकी जो पोटेंशियल एबिलिटी होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। इस वजह से कुछ स्टूडेंट जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो तो क्या करते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को एनालाइज, एक्सप्लोर, सिंथेसाइज, इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये जो है ना सब तरह के स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि मोर सूटेबल फॉर ब्रांचेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। यानी जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें हम फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इसके अलावा जितनी भी साइंस की टाइप्स हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, उनके लिए ये मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हम स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, स्टूडेंट से कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इससे जो स्टूडेंट को लर्निंग होती है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो साइंस सब्जेक्ट के लिए जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है उनके लिए यूज होता है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखते हैं, सारे की सारी लर्निंग जो होती है वो एक्टिविटी के जरिए होती है, प्रैक्टिस से होती है, एक्सरसाइज से होती है। ये जो हमारा आज का मेथड ऑफ टीचिंग था वो हमने कर लिया। आज वैसे भी फ्राइडे है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग है उसके बारे में बात करें। ठीक है सर, अगर आपका कोई सर क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। सर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कंडक्टिव लर्निंग में क्या फर्क है? जस्ट अ मिनट सर। जी सर। सर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कंडक्टिव लर्निंग, इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में?